हम लोग मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की चर्चा कर रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की आने की कोई आवश्यकता तो है नहीं कि राजा शीर्ष पे हुआ करता था, और उस समय ऐसा बार बार कहा गया हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कि राजा का मार्गदर्शन जो हमारे धर्मशास्त्र हैं वह उस समय जो प्रचलित रीति रिवाज हैं, रीति रिवाजों को जो निर्देशित करने वाले कानून हैं उनके द्वारा किया जाना चाहिए। और कौटिल्य तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर वर्णाश्रम धर्म लुप्त होने लगे तो राजा का उत्तरदायित्व है कि राजा धर्म की स्थापना करे। यानी कहने का तात्पर्य कि राजा प्रशासन के शीर्ष पे होता था और उसका उत्तरदायित्व था कि वो क्या करे, सामाजिक व्यवस्था का संचालन करे, और धर्म का प्रवर्तक भी वही था, धर्म का प्रवर्तन भी करे। ये राजा के विषय में महत्वपूर्ण बात थी। यही वजह है कि आप देखे होंगे कि उस समय जैसे आज ना कानून के विधि की जगह पुरोहित हुआ करते थे, जो धर्मशास्त्रों में क्या बातें कही गई हैं उसके व्याख्याकार थे, और जो प्रचलित रीति रिवाज हैं या जो रीति रिवाजों के द्वारा जो भी तो कानून बनते हैं उनके द्वारा जो निर्देशित कानून है वो क्या है, इसकी व्याख्या करने के लिए पुरोहित वहाँ हुआ करते थे। तो यही वजह था कि पुरोहितों का बड़ा महत्व था। और इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना, मगध जैसे विशाल साम्राज्य की स्थापना, पीछे हमने चर्चा की कि कितनी बड़ी सेना मगध ने संगठित कर रखी थी। और अगर आप देखें तो मगध के राजकुमारों ने अपने सैन्य विस्तार के चलते, अपने तलवार के बल पे चलते सैन्य विस्तार किया। और आप जानते हैं कि जैसे अंग है, अंग आपका वैशाली, अवंती है, कौशल और क्या वत्स और कलिंग, ये अंग वैशाली अवंती कौशल वत्स अलिंग, इन सबको एक एक करके सबको मगध में मिला लिया। और उसका कारण क्या था? उसका कारण था मगध की सेना और मगध की तलवार का जोर। उसके बल पे मगध के भीतर वहाँ के जो उनके जो राजकुमार हुआ करते थे उन्होंने एक एक करके सारे इन राज्यों को मिला लिया और मगध का विस्तार किया। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो भी मगध की स्थापना हुई होगी इसमें सैन्य शक्ति का बहुत बड़ा योगदान था। ये बिल्कुल से सारे लोग स्वेच्छा से मिले हो ऐसा नहीं रहा होगा, ये शाही जोर से ऐसा हुआ होगा। और यही वजह थी कि इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए इतने व्यापक पैमाने पे अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ी। प्राचीन भारत में इतने अधिक अधिकारी, इतने अधिक अफसर किसी भी राज्य में नहीं थे। ये काम मौर्यों ने किया। वजह यह कि अब इतना बड़ा साम्राज्य आपने बनाया, इतने लोगों को इकट्ठा किया, और ये निश्चित रूप से सैन्य शक्ति के बल पे था। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी सेना और एक बड़ा सरकारी अमला रखना पड़ा जो इस पर नियंत्रण रखे। उस समय जो सबसे शीर्षस्थ अधिकारी हुआ करते थे, जानते हैं, उनको तीर्थ कहा करते थे, तीर्थ। और अगर आप देखेंगे तो जो शीर्षस्थ अधिकारी हुआ करते थे मौर्य काल में, जैसे शीर्षस्थ अधिकारी कौन होंगे? अरे राजा बनने वाला युवराज, जो राजा का उत्तराधिकारी होता था, युवराज, पुरोहित, कमांडर इन चीफ, सेनापति, महामात्य, यही तो मुख्य होंगे। जिस राज्य की बात कर रहा हूं, जो राज्य कहता है कि राज्य का मार्गदर्शन धर्मशास्त्रों के हिसाब से और प्रचलित रीति रिवाजों के द्वारा जो निर्देशित कानून से उसके आधार पर करना चाहिए, और अगर वर्णाश्रम धर्म विलुप्त होने लगे तो राजा का उत्तरदायित्व है कि वो धर्म प्रवर्तक है, वो धर्म की स्थापना करे, सामाजिक व्यवस्था का संचालक है। तो ऐसी अवस्था में पुरोहित, सेनापति, महामात्य और युवराज, चार तो बड़े महत्वपूर्ण अधिकारी हो गए आपके।
इनका, ये उच्च कोटि के अधिकारी माने जाते थे और इनका जो वेतन था उस समय 48,000 पण था। जानते हैं आप 48,000 पण, अंग्रेजी में पनाज हो जाएगा है कि नहीं। 48,000 पण। एक पण जानते हैं कितना होता है? एक पण का होता है करीब 1.25 तोला चांदी को एक पण कहते हैं, या कहिए पौना, या 3/4 चांदी। तोला, 3/4 तोला चांदी को एक पण कहते थे, या कहिए पौना तोला चांदी को एक पण कहते थे। और जो शीर्षस्थ अधिकारी थे, शीर्षस्थ अधिकारी आप साफ साफ समझ जाएंगे कौन होगा। पुरोहित होगा, सेनापति होगा, युवराज होगा, महामात्य होगा, मंत्री साहब होंगे जो सलाह देंगे। मंत्री पुरोहित राजा के दरबार में रहेंगे, युवराज होने वाला राजा है, और बिना तलवार के कमांडर इन चीफ के कुछ नहीं होगा। तो ये इन चारों का वेतन उस समय 48,000 पण था। देखिए कितनी असमानता की बात कर रहा हूं। इस असमानता के चलते भी लोगों में विरोध रहा होगा। मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता मनुष्य के भ्रूण में, उसके डीएनए में है। प्रत्येक मनुष्य जो है स्वतंत्रता और समानता का भूखा है, उस समय भी रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि असंतोष तो रहे होंगे। असंतोष को दबाने के लिए सेना की तमाम अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये था। और जो इनसे निचले स्तर के जो अधिकारी थे, जो मध्यम स्तर के अधिकारी थे, उनका वेतन 60 पण था। देखिए कितना फर्क हो गया। यानी आप कहिए 3 क्लास बनाइए तो कहिए प्रथम श्रेणी के जो लोग थे, जिनमें मैंने 4 आदमियों की चर्चा की, युवराज, सेनापति, पुरोहित और मंत्री, इनका वेतन 48,000 पण था। और जो मध्यम, जो सेकेंड क्लास लोग कह लीजिए, या दूसरे दर्जे के जो अधिकारी हुआ करते थे, उनका वेतन मात्र 60 पण के आसपास था। और जो तृतीय श्रेणी के अधिकारी कहिए, या कहिए जो निचले श्रेणी पे काम करने वाले थे, जिनके पास, जिनको कि उस समय विभाजित करके निचले अधिकारी बनाया गया था, वो 10 से 20 पण तक पाते थे। वंस अगेन आई रिपीट कि एक पण का मतलब 3/4 तोला ऑफ सिल्वर, 3/4 तनी पौने तोला चांदी को एक पण कहते थे। अब आप निकाल लीजिएगा आज के हिसाब से कितना हुआ। तो ये फर्क था। देखिए क्लास 1 48,000 पण, द्वितीय श्रेणी के लोग 40 से 60 पण, और तृतीय श्रेणी के लोग 10 से 20 पण। क्या फर्क है? समाजवाद नहीं था वहां भी। तो ये इस तरह से ये था। और गुप्तचरों का बड़ा महत्व था। इन अधिकारियों के ऊपर गुप्तचर हुआ करते थे। संदेशवाहक जो अधिकारी हुआ करता था, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था, उसका वो भी जो है वो गुप्तचरों पे नजर रखता था। संदेशवाहक जो था वो गुप्तचरों पे नजर रखता था, और गुप्तचर नियुक्त होते थे। वो जो उनके विरोधी होते थे, जो विदेशी होते थे, उन पे नजर रखते थे, अधिकारियों पे नजर रखते थे। यानी सोचे, जब व्यवस्था बनती है तो कोई कारण होता है, तभी तो बनता है ना। इस तरह की स्थितियां रही होंगी, तभी तो इतने गुप्तचर, इतने विभाग हैं। केंद्रीय शासन में कहते हैं 2 दर्जन से अधिक विभाग थे उस समय। ये मानना कि ये सारे गतिविधियां पूरे मगध साम्राज्य में एक जैसी होती रही होंगी, ये अतिशयोक्ति होगी। राजधानी के जो निकटवर्ती भाग रहे होंगे उस समय के, वहां पे जो है क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पे ये जो केंद्रीय प्रशासन था वो बेहतर नजर रखता होगा, सिवाय इसके कि उत्तर पूर्व या दक्षिण के। राजधानी के आसपास का जो क्षेत्र रहा होगा, वहाँ की जो गतिविधियाँ रही होंगी, ये जो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियाँ होती थी, इन पर नज़र रखने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 2 डजन से अधिक मिनिस्ट्रीज हुआ करती थी, डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, ये उस पर नज़र निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्रों पे ज़्यादा नज़र रखते होंगे। और अगर अब हम ये देखें कि प्रशासन को की बात अगर आप करेंगे, तो मौर्य प्रशासन को आप 4 भागों में अगर आप देखें, तो पहला प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं। इसको हम प्रांतीय प्रशासन, दूसरा अगर देखें नगर प्रशासन, न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, और एक गुप्तचर, एक महत्वपूर्ण अंग था ये भी प्रशासन का। तो अगर हम प्रांतीय प्रशासन की बात करें, तो प्रांतीय प्रशासन उस समय जो प्रांतीय प्रशासन अगर आप देखें तो ये
उस समय 5 थे, 5 प्रांतों में जो मगध विभाजित था। ये बहुत एग्जाम में आता है, मैचिंग कराने को आता है। उत्तरापथ, दूसरा दक्षिणापथ, तीसरा प्राच्य प्रदेश। इसकी राजधानी बहुत पूछता है, किसकी राजधानी थी, ये क्या दो करके परीक्षाओं में कई बार आया हुआ है। और प्राच्य प्रदेश, कलिंग और अवंती, ये 5 प्रांत थे आपके। लिख लीजिए इसको इस तरीके से मैच करके लिख लीजिए जिससे आपको कि याद रहे। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? हाँ, तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, जानते हैं आप, कंफ्यूज मत करिएगा, सुवर्णगिरी। और प्राच्य प्रदेश की पाटलिपुत्र, अवंती का, कलिंग का तोसली, अंग्रेजी में तोसाली है, अवंती का उज्जैनी। ठीक है, ये राजधानी की चर्चा परीक्षाओं में होती है। उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, प्राच्य प्रदेश पाटलिपुत्र, कलिंग तोसली और अवंती उज्जैनी, ये 5 प्रांत थे मगध के, ये उनकी राजधानी थी। और ये प्रांत जो है मंडल में विभक्त थे। प्रांत जो है ये मंडलों में विभक्त थे, और मंडल जो है जिलों में विभक्त थे, जैसे आज नहीं होता है। उसी तरीके से अगर आप मौर्य प्रशासन को पढ़ेंगे, आज के प्रशासन को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि सब व्यवस्थाएं सब पुरानी हैं, इस पे नए इसके साथ कसीदे और नए पेपर्स लगते रहते हैं, पैकिंग पेपर। तो जिले को विषय कहते थे। यही कारण है कि जो जिला का पति होता था विषय पति होता था। पति जानते हैं, पति पत्नी, पति मालिक। यहाँ देखिए, पति पत्नी का विलोम पति, और पति का एक अर्थ ये भी होता है मालिक है। देखिए ना, विषय पति यानी जिले का मालिक, जिलाधिकारी, विषय पति होता था। और जिले में जो है 3 तरह के अधिकारी होते, एक प्रादेशिक होते थे आपके, दूसरा क्या होता था, रज्जुक होते थे, तीसरा क्या होता था, युक्तक होते थे। प्रादेशिक, रज्जुक, युक्तक 3 तरह के अधिकारी होते थे। और गांव की जो व्यवस्था थी वहां गामिक हुआ करता था। और ये जो विषय थे ये गांव में विभाजित थे और गांव में गामिक हुआ करते थे। तो ये इनकी प्रांतीय प्रशासन की बात होगी। अब हम देखते हैं नगर प्रशासन के बारे में। प्रांतीय प्रशासन के बाद अब बात करते हैं नगर प्रशासन की। मिटा दिया था वहां, नंबर 2 था नगर प्रशासन। नंबर 3 हम चर्चा कर लें सैन्य प्रशासन के बारे में। सैन्य प्रशासन, और चौथा हमारा है गुप्तचर। नगर प्रशासन के बारे में एक चीज जाने की, जो नगर प्रशासन का जो प्रमुख होता था उसे हम जो है एस्ट्रोनोमोई कहते थे उस समय। एस्ट्रोनोमोई नगर प्रशासन के जो प्रमुख होता था, चीफ होता, जैसे आज नगर अधिकारी होते हैं ना, तो नगर अधिकारी को उस समय एस्ट्रोनोमोई कहते थे। उसी तरीके से जो जिले का अधिकारी था उसे जो है क्या कहते थे, एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई। आज जैसे नगर अधिकारी होते हैं वो एस्ट्रोनोमोई होता था, ये नगर अधिकारी। और जो आपका जिले का अधिकारी होता था उसे एग्रोनोमोई कहते थे। याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में आता है। ठीक, इसे जिले का अधिकारी कहते थे। ये बात हो गई नगर प्रशासन की। और पाटलिपुत्र का प्रशासन उस समय एक 30 सदस्यीय परिषद होती थी, और जैसे आज मंत्रिपरिषद होती है ना, उसी तरीके से उसमें, और इसको 6 समितियों में विभाजित किया गया था। देखिए, मौर्य 6 समितियों में 30 सदस्यीय परिषद से जो ये राजधानी जो थी, वो राजधानी का जो प्रशासन था वो 6 समितियों के माध्यम से। तो पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र में की व्यवस्था को देखने के लिए 30 सदस्यों का एक समूह था जो 6 समितियों में विभाजित था। और सैन्य प्रशासन की अगर हम बात करें तो एक छूट गया न्याय प्रशासन इसी में। अगर हम सैन्य प्रशासन की बात करें, न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन की अगर हम बात करें, नगर प्रशासन हो गया, सैन्य प्रशासन की बात अगर हम करें तो यूनानी विद्वान प्लिनी बताते हैं कि
क्या थे उस समय 6 लाख पैदल सैनिक थे मौर्यों की सेना में, 9,000 हाथी, 9,000 हाथी और 30,000 क्या थे वो घोड़े पे चलने वाले घुड़सवार, कैवलरी कहते हैं जिसे आप, हैं घुड़सवार, ये सेना थी। इसके अलावा इनके पास नौसेना भी बहुत बड़ी थी और सेना को 6 भागों में विभाजित किया गया था। सैनिक प्रशासन जो है एक 30 सदस्यीय काउंसिल होती थी, 30 मेंबर काउंसिल, 30 सदस्यीय काउंसिल हुआ करती थी, उसमें चलता था। उसमें 6 समितियां उसमें भी थी। आज भी देखेंगे कि जब समितियां बनती ज्यादातर 6 आधा दर्जन की चर्चा बहुत होती है। इसमें क्या थी आप समझ सकते हैं कि पैदल ला होगा, है दूसरा हाथी सेना, गज सेना, पैदल हो गया, तीसरा घुड़सवार, अश्व सेना इसको कहेंगे आप शुद्ध भाषा में, कहीं गज सेना, अश्व सेना। बता दूं कितना लिखूंगा, तो इसमें आपकी पैदल सेना, गज सेना यानी हाथी वाली, अश्व सेना, अश्वारोही जिसमें हुआ करते थे, और रथ सेना, रथ अलग चलता था, रथ सेना, और जल सेना, बताया ना कि जल सेना भी थी, जल सेना भी थी। और इसी तरीके से इन लोगों का सामान ढोने के लिए एक सेना थी जो यातायात और रसद की व्यवस्था करती थी। इस तरीके से सैनिक प्रशासन 30 सदस्यीय परिषद के द्वारा संचालित होता था, जिसमें 6 समितियां थी। क्लियर? हाँ, 6 समितियों में कौन कौन सी थी? रथ सेना, गज सेना, अश्वारोही, पैदल सेना, यातायात और रसद ढोने वाली सेना, और समुद्र से चलने वाली जल सेना। ये 6 समितियों में विभाजित था। ये हो गई सैन्य प्रशासन की बात। गुप्तचर की अगर आप व्यवस्था बात करेंगे, गुप्तचर सेना, तो गुप्तचर सेना उस समय जो प्रशासन और न्याय का संचालन किया जाता था, उसमें गुप्तचरों का आप जानते हैं बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक का धारावाहिक देखे होंगे तो आपको पता होगा, गुप्तचर भी 2 भागों में विभाजित हुआ करते थे। एक को संस्था कहते थे, दूसरे को घुमक्कड़ कहते थे, घूमने वाला, संचारी। जो संस्था गुप्तचर हुआ करते थे वो संगठित रूप से काम करते थे, जैसे आज हमारी रा काम करती है। एक ने दूसरे को सूचना दी, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरा चौथा कंपाइल करके राजा तक पहुंचाया, एक श्रृंखला हुआ करती थी, इसे संस्था गुप्तचर कहते थे। और एक दूसरे तरह के गुप्तचर हुआ करते थे जिन्हें हम संचार कहते थे, मतलब घुमक्कड़ थे। आप देखे होंगे ना, दाढ़ी बढ़ाए पता चला घूम रहे हैं, कहीं मेला में खड़े हैं, कहीं भीड़ में खड़े हैं, अलख निरंजन साधु का वेश धारण कर लिए पहुंच गए, सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे जाके, या जो महामात्य था, जो मंत्री था, उसको रिपोर्ट करते थे। तो इस तरीके की व्यवस्था आज भी रखी जाती है। आप देखे होंगे हर थाना अपना मुखबिर रखता है। तो ये गुप्तचर जो है प्रशासन और सैन्य व्यवस्था चलाने के लिए एक बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, न्याय प्रशासन के बारे में बात करें। न्याय प्रशासन उस समय दो तरीके का हो, एक दीवानी न्यायालय होगा, सिविल कोर्ट, और दूसरा क्रिमिनल कोर्ट होगा, आपराधिक मामले का होगा। ठीक, तो दीवानी कोर्ट को उस समय क्या कहते थे? धर्म अस्थीय कहते थे। दीवानी न्यायालय को उस समय धर्म अस्थीय नाम से जाना जाता था। ये कोर्ट का नाम है। और इसमें जो जज होता था उसे व्यवहारिक कहते थे। व्यवहारिक, व्यवहार देना सुने ना कि व्यवहार देना, तो ये व्यवहारिक। तो दीवानी न्यायालय जो हुआ करता था उसे जो है उस समय की भाषा में उस न्यायालय को, कोर्ट को धर्म अस्थीय कहते थे। और जो जज उसको सुपरवाइज करता था उसे व्यवहारिक कहते थे। इसी तरीके से क्रिमिनल मामले में, आपराधिक मामले में जो न्यायालय था, कोर्ट था, कोर्ट को क्या कहते थे? कंटक शोधन। ये एग्जाम में बहुत आता है, कंटक शोधन था। तो कंटक शोधन जो है मौर्यों की व्यवस्था में आपराधिक न्यायालय था, ये कंटक शोधन। अब कंटक शोधन का जो जज हुआ करता था उसे प्रदेष्टा कहते थे, उसे हम प्रदेष्टा कहते थे। ये जज था और ये कोर्ट का नाम है, ध्यान रखिएगा। यानी ये धर्मस्थीय कोर्ट है, व्यवहारिक जज है, कंटक शोधन कोर्ट का नाम है, और प्रतिष्ठा जज कहते थे, उनको कहते थे। और जिले का जो न्याय व्यवस्था थी वो रज्जुक चलाया करते थे, रज्जुक। जिले की न्याय व्यवस्था जो है वो रज्जुकों के हाथ में थी, रज्जुक चलाया करते थे। और इसी तरीके से गांव में, ग्राम में गामिक हुआ करते थे, गामिक। तो ये संक्षेप में आपके मौर्यों के समय में न्याय व्यवस्था थी, और आप इसे जानते हैं, फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा।